बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव वीडियो ब्रॉडकास्ट में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। पिछले सेशंस के अंदर हमने राइटिंग प्रोसेस से अपनी बात शुरू की और उसके बाद हमने इस चीज़ को देखा कि क्वेश्चन को किस तरह डील किया जाना चाहिए, इसके बारे में हमने बात की। उसके बाद हमने क्वेश्चंस की टाइप्स को देखा। अभी हम जवाब की जानिब बढ़ेंगे। पहले हमने सवालों के बारे में बात की कि सवाल के साथ क्या मामला किया जाए, उसके साथ क्या सलूक किया जाए, उसके ऊपर हमारी डिस्कशन चलती रही। तो अभी हम इसी एस्पेक्ट को देखेंगे कि क्या अभी हमने करना है। यानी कि सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर वो होता है रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट का। तो यहीं से हम आज की प्रेजेंटेशन को लेके आगे बढ़ेंगे। अब हम जवाबों की जानिब निकलेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का है, लिहाजा उसको देखेंगे और उसके बाद हम आगे जो है वो एक एक चीज़ को लेके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ ये बात ध्यान में रखिए कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के, अगर उनको देखा जाए तो सिर्फ पोइट्री और ड्रामा के पेपर्स में रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन दिया जाता है। लेकिन बाज़ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो कि नावल के पेपर में भी देती हैं या कुछ और पेपर्स के अंदर भी वो इस तरह की चीज़ें ऐड कर देती हैं। प्रोज के पेपर में रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आ जाता है या इसी तरह किसी और लिटरेरी वर्क में, तो उस हिसाब से भी हो सकता है। यानी कि ये सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी वालों को ही नहीं ये डील करती हैं बातें, बल्कि उन सब के हिसाब से ये चीज़ें मैं अभी डिस्कस करने लगा हूँ। आल्दो कि इसके अंदर पोइट्री और ड्रामा के हिसाब से बातचीत होगी, लेकिन हम बाकी सारों को भी हम देखेंगे। तो आज की इस प्रेजेंटेशन के अंदर, आज के सेशन के अंदर हम इसी चीज़ को देखेंगे कि रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन किस तरह अटेम्प्ट किया जाता है, किस तरह उसे डील किया जाता है, उसके साथ क्या सलूक किया जाएगा, उसको कैसे हैंडल किया जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रेजेंटेशन के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि कॉन्टेक्स्ट किस चीज़ का नाम है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्या कैसे लिखा जाता है, और रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखते हुए आपने कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। ये सारी बातें इंशाल्लाह आज के सेशन में आप सीख जाएंगे। तो बढ़ते हैं हम अपनी प्रेजेंटेशन की जानिब। सबसे पहले इसके अंदर हम इसी बात को देखेंगे, इसी एस्पेक्ट को देखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट किस चीज़ का नाम है, किस बला का नाम है कॉन्टेक्स्ट, ये क्या चीज़ है। पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। किसी भी लिटरेरी वर्क को जब आप एनालाइज करते हैं तो अच्छा एनालिसिस उसी सूरत में मुमकिन हो सकता है कि जब आप उसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में अच्छी तरह बाखबर हो, जब आपको उसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में इल्म हो। अगर आपको उसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में इल्म नहीं है कि ये बात उसने किस तनाज़ुर में की, किस बैकग्राउंड में उसने ये बात की, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले ये देखेंगे कॉन्टेक्स्ट किस बला का नाम है। कॉन्टेक्स्ट बेसिकली बैकग्राउंड एनवायरनमेंट को कहा जाता है कि जो उसको देखा जाता है उसके हिसाब से, बैकग्राउंड एनवायरनमेंट के हिसाब से सेटिंग, फ्रेमवर्क, सराउंडिंग्स, यानी कि जिसके अंदर ये सारे इवेंट्स या अकरेंसेस होती हैं, ये सारे मामलात होते हैं। बैकग्राउंड एनवायरनमेंट, जब आप कहते हैं कि ये बात जब कही जाती है कि सियाक व सबाक से हटकर बयान किया गया, कि मेरा बयान सियाक व सबाक से हटकर बयान किया गया, तो सियाक व सबाक को जानना होता है। जब भी कोई अदीब कुछ लिखता है तो वो अपने ज़माने के अंदर रह के ही लिख रहा होता है, अपने हालात के अंदर ही, अपने उस हालात के दायरे के अंदर रह के ही लिखता है। तो उसके लिटरेरी वर्क को समझने के लिए, उसके उन बेसिक उन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप उसके कॉन्टेक्स्ट को समझें कि उसने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की, उसने किस बैकग्राउंड में ये सारा कुछ कहा, वो क्या कहना चाहता है और वो क्यों इस तरह कहना चाहता है। तो
اس کے بارے میں آپ کو تب ہی پتہ چلتا ہے جب آپ اس کی بیک گراؤنڈ انفارمیشن آپ کے پاس ہوتی ہے، آپ کو انوائرمنٹ کا پتہ ہوتا ہے، سراؤنڈنگز کا پتہ ہوتا ہے۔ کانٹیکسٹ کا مطلب یہ ہے کہ سرکمسٹانسز جو کہ اس ایونٹ کو بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، یا اس آئیڈیا کو، اسٹیٹمنٹ کو، اور اس انداز سے ریڈر اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس لٹریری پیس کو اچھی طرح سمجھ جاتا ہے۔ کہ جب آپ نے کسی کو کوئی چیز سمجھانی ہے تو آپ اس کو کانٹیکسٹ پہلے بتائیں گے کہ یہ بات کس تناظر میں کی گئی۔ اگر آپ اس تناظر کو، اس پس منظر کو آپ سامنے نہیں رکھیں گے تو آپ اس بات کو اچھے طریقے سے کبھی بھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ لہذا یہ بہت ضروری ہے کہ جب آپ کسی بھی لٹریری ورک کو پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کی تھاٹس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، نئے کانسیپٹس کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ اس کے کانٹیکسٹ کو جانیں، اس کے بارے میں انفارمیشن حاصل کریں۔ جہاں یہ ایک پیس آف پوئٹری یا اسمال پیس آف پوئٹری یا اسمال پیس آف ڈرامہ کے ٹیکسٹ کی بات ہے، وہیں یہ کانٹیکسٹ پورے کے پورے لٹریری ورک کے ساتھ بھی اس کا اتنا ہی تعلق ہے۔ تو کانٹیکسٹ دو طرح کا، ایک تو لٹریری ورک کے اندر کانٹیکسٹ ہوتا ہے، کس تناظر میں بات کی گئی، اور ایک ہوتا ہے لٹریری کانٹیکسٹ، اس زمانے کے حساب سے۔ یہاں میں جنرل بات کر رہا ہوں، یہ پوئم کے اندر ایک کانٹیکسٹ ہوگا یا ڈرامے کے اندر ایک کانٹیکسٹ ہوگا، یعنی کہ کس سچویشن میں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ وہ سچویشن اس ڈرامے یا اس پوئم کے اندر موجود ہوتی ہے کہ جب آپ وہ وہاں سے وہ لٹریری پیس وہ اٹھاتا ہے، ٹیکسٹ ایکسٹریکٹ کرتا ہے ایگزامینر، تو آپ نے اس سچویشن کے حساب سے بات کرنی کہ کس یہ بات اس پوئٹ نے یا اس ڈرامٹسٹ نے جب کہی تو سیاق و سباق کیا ہے، اس کا کون سی حالات ہیں، کون سی بیک گراؤنڈ انفارمیشن ہے۔ جیسے میں اس کو اس طرح بتاتا ہوں کہ ایک پولیٹیشین ایک سچویشن میں کھڑے ہو کے ایک بات کرتا ہے، اس بات کو وہاں سے اٹھا کے کہیں اور اس کو گھما پھرا کے بیان کرنا، اس کو کہتے ہیں سیاق و سباق سے ہٹ کے بیان کرنا۔ سیم اسی طرح ہوتا ہے کہ کردار جب آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، یا پوئٹ جب کوئی لٹریری ورک جو پروڈیوس کرتا ہے تو اس سچویشن کے اندر جو حالات جس کے اندر وہ لکھ رہا ہوتا ہے تو اس کو آپ سامنے رکھ کے ہی اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ باتیں جو کانٹیکسٹ سے ریلیٹڈ ہیں، جن کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اچھا، اب آگے بڑھیں گے ہم۔ کانٹیکسٹ کیا، کیوں بھائی کانٹیکسٹ کیوں، وائی کانٹیکسٹ؟ جب بھی کبھی کوئی رائٹر جو ہے کسی بھی سورس سے کوئی پیس، کوئی کوٹ یا فیکٹ وہ اٹھاتا ہے، تو جب وہ اٹھاتا ہے تو اس کے بعد وہ ریڈر کو اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن دیتا ہے، اس کا کانٹیکسٹ بھی ساتھ بیان کرتا ہے۔ اس کو میں ایسے سمجھاؤں آپ کو کہ جب میں اس کانٹیکسٹ کو اوور آل بتا رہا ہوں، یہ بات یاد رکھیے گا کہ کانٹیکسٹ سامنے رکھ کے میں آپ کو کوٹ کے حساب سے بھی بات سمجھا رہا ہوں کہ جب آپ پیپر میں کسی بھی سوال کو جب آپ کوٹ کرتے ہیں، سوال کے اندر ٹیکسٹ کو کوٹ کرتے ہیں، تو آپ کانٹیکسٹ ڈیولپ کرتے ہیں۔ یہ وہی کانٹیکسٹ ہے، وہ ایک بیک گراؤنڈ، ایک ماحول کریٹ کرتے ہیں، ایسی سچویشن ہوتی ہے جہاں پر اس ٹیکسٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب کانٹیکسٹ کس طرح ڈیولپ کیا جاتا ہے؟ مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے جمعے والے دن ممبر رسول پہ بیٹھ کے، تو ایک کانٹیکسٹ ڈیولپ ہوتا ہے جی، کہ وہ بات کرتے ہیں، ایک موضوع پہ بات کرتے ہیں، فار ایگزامپل وہ شراب کی ممانعت پہ بات کرتے ہیں، تو جیسے ہی کانٹیکسٹ ڈیولپ ہوا، شراب کی ممانعت کی بات کی، تو وہیں ساتھ وہ قرآن کی ٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں، اونلی قرآن کی ورسز کوٹ کر کے، پھر احادیث کوٹ کر کے اپنی بات کو اتھینٹیکیٹ کرتے ہیں۔ یہ ہے کانٹیکسٹ، کہ پہلے اس نے ماحول بنایا، اس کے ساتھ انہوں نے وہ بات کی۔ اسی طرح جب آپ کسی بھی لٹریری ٹیکسٹ کو ایگزام کے اندر کوٹ کریں گے تو آپ ایک ماحول بنائیں گے کہ جہاں اس کی ضرورت پڑے گی۔ بچپن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ تقریریں کرتے ہیں، بچے جب تقریریں کرتے ہیں تو وہ مختلف پوئٹس کی ورسز جو ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ وہاں پہ وہ سناتے ہیں، تقریر میں، اپنی تقریر میں وہ بولتے ہیں ان کے بارے میں۔ اقبال کے شعر اکثر سنائے جاتے تھے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے بیسیکلی، وہ کانٹیکسٹ بنا ہوا تھا تب سنائے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ویسے ہی شروع ہو جائے بندہ شعر سنانے، بلکہ ماحول ایسا کریٹ کیا جاتا ہے۔
यहाँ दो चीज़ें हैं, मैं एक तीर के साथ दो शिकार कर रहा हूँ। एक मैं आपको रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट समझा रहा हूँ, सियाक व सबाक जिसको बोला जाता है। दूसरा साथ मैं आपको लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ कि जब कभी आप टेक्स्ट को कोट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि क्या यहाँ पे इसकी ज़रूरत थी। मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ, अक्सर ये सवाल किया जाता है कि सर टेक्स्ट कोट की जाए, कितनी टेक्स्ट को कोट की जाए। ओ भाई ये कोई देख का खाना तो नहीं, वो क्या कहते हैं, ये शादी ब्याह का खाना तो नहीं, कितनी मिर्चें डालनी है, इतना नमक डालना है। जहां ज़रूरत होगी वहां करना है। एग्जामिनर ये नहीं काउंट किया करता कि भाई आपने कितनी टेक्स्ट कोट की, लेकिन ये ज़रूर देखेगा कि जहां जहां टेक्स्ट कोट करने की ज़रूरत थी वहां वहां आपने टेक्स्ट का हवाला दिया कि नहीं दिया। जब आप बात करेंगे, मतलब कोई भी आप आर्गूमेंट पेश करेंगे, अपने आर्गूमेंट को सपोर्ट करने के लिए आप टेक्स्ट का हवाला देंगे। जैसे अब वो डायरेक्ट कोटेशन भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। डायरेक्ट तो टेक्स्ट उठाते हैं, इनडायरेक्ट में आप उसको पैराफ्रेज करके बता देते हैं। यानी कि टेक्स्ट दोनों तरीक़ों से कोट की जा सकती है, याद रखिएगा। जहां आपको टेक्स्ट याद नहीं, आप इनडायरेक्ट उसको पैराफ्रेज करके बता दें जिस तरह आपको समझ आएगा, लेकिन वही बात बतानी है जो सच हो, झूठ नहीं बताना। खैर टेक्स्ट जो है वो आपको कॉन्टेक्स्ट बेसिकली आपको सोशल, हिस्टोरिकल, कल्चरल, पॉलिटिकल, ये जितना बैकग्राउंड है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि कौन सा ज़माना था, कौन से हालात थे जब इस अदीब ने ये बातें की। ये तो वो कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन फिर आप इस कॉन्टेक्स्ट को दूसरी तरह समझिए। मैं जैसे बता रहा हूँ कि आप दूसरी तरह आप इसको समझिए। मैं कॉन्टेक्स्ट की मिसाल इस तरह देता हूँ कि आर्थर मिलर ने जो ड्रामा लिखा द क्रूसिबल, उसने 1690s के ज़माने के हिसाब से उसने ड्रामा लिखा। वो ख़ुद 1950s का आदमी था, लेकिन उसने दो कॉन्टेक्स्ट दिखाए। जो उसका अपना ज़माना था, उस ज़माने में जो कुछ हो रहा था, मैकार्थीज़म था, और जो जुल्म हो रहे थे कम्युनिज़म के ऊपर, उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाने के लिए उसने ड्रामा लिखा। तो कॉन्टेक्स्ट हमें नज़र आता कि ये किस पस मंज़र में ये ड्रामा लिखा गया है। अब ड्रामे के अंदर अदीब ने, किसी कैरेक्टर ने कोई बात की, वो जो बातें कर रहा है उन बातों के हिसाब से हम कहते हैं कि ये किस पस मंज़र में की गई हैं। हमने ओवरऑल ड्रामे का कॉन्टेक्स्ट देखा वहाँ पे जो मैंने आपको बताया। अब जब आप ड्रामे या पोइट्री के अंदर आप पहुँच चुके, पैराडाइज लॉस्ट के अंदर पहुँच चुके, इडिपस रेक्स के अंदर आप पहुँच चुके, डॉक्टर फास्टस के अंदर आप चले गए। पहले तो आपने इंटायर लिटरेरी वर्क का कॉन्टेक्स्ट समझा कि इस तरह, मतलब उसके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। उस ज़माने का जो पॉलिटिकल, सोशल, हिस्टोरिकल, कल्चरल जो अपहीवल्स हैं, सारे के सारे लिटरेरी वर्क के ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं। लेकिन जब आप लिटरेरी वर्क के अंदर आएँ तो आप फिर उस तनाज़र में देखेंगे कि किरदार किस तनाज़र में, जैसे एक ज़िंदगी तो वो है जो हम जी रहे हैं, और एक ज़िंदगी वो है जो कि उस लिटरेरी वर्क के अंदर अदीब दिखा रहा था। तो आपने रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के अंदर बेसिकली उस ज़िंदगी के बारे में बात करनी होती है कि ये किस माहौल में, किस पस मंज़र में किरदारों ने ये बात किस पस मंज़र में की। ओवरऑल लिटरेरी वर्क का कॉन्टेक्स्ट एक अलग चीज़ है, दो अलग चीज़ें, इनको अलग ही समझना आपने। लिटरेरी वर्क का ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट जो वो एक अलग चीज़ है, वो हमारी ज़िंदगी के हिसाब से कि किस ज़माने में लिखा गया और उसमें क्या कहा गया। एक कॉन्टेक्स्ट ये है कि आपने उधर देखा कि ये किस तनाज़र में ये बंदा ये बात कर रहा है, किस सिचुएशन में ये बात कर रहा है। दोनों के बारे में आपका जानना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे इडिपस रेक्स के अंदर इडिपस जो है वो गुस्से में और कोई बात कर रहा है, तो आप फिर बताएंगे कि ये किस सिचुएशन है, किस कॉन्टेक्स्ट में उसने ये बात की, इडिपस ने किस कॉन्टेक्स्ट में की। आपको ड्रामे का कॉन्टेक्स्ट भी पता है, आपको उन लाइन्स का कॉन्टेक्स्ट भी पता होना चाहिए। ये दोनों कॉन्टेक्स्ट अपनी अपनी जगह बड़ी अहमियत के हामिल हैं, जिनके बारे में आगे हम जाके चीज़ों को सीखेंगे। तो अभी हम अगली स्लाइड की जानिब पढ़ते हैं। रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट कहते हैं लोकेट करें। आप कोटेशन को लोकेट करें। अब हम रेफरेंस की जानिब पहुंच चुके हैं। ढूंढें ये कहाँ से आई है। इसका मतलब ये है कि आप देखेंगे कहाँ से एक्सट्रैक्ट की गई है। जब आप किसी टेक्स्ट को जब आप लोकेट करते हैं तो आपने तीन चीज़ें देखनी हैं।
जब आपने ढूंढना है पोइट्री या ड्रामा का टेक्स्ट है, उसको आपने कोट उसके बारे में बताना है, लोकेट करना है, तो क्या बात बतानी है, ये क्या है, ये ड्रामा है या पोइट्री है, किसने लिखी और ये कहाँ आपने देखी। सबसे पहली बात कि ये इस तरह कि ये लाइंस जो है ये जॉन मिल्टन की फेमस एपिक पैराडाइज लॉस्ट से उठाई गई हैं। यहाँ पे हमने ये दोनों बातें कर दी और साथ में हम बताएंगे कि इन दीज लाइंस सैटर्न इज टॉकिंग टू हिज फेलोज इन हिज 5th स्पीच। ठीक है, ये आपने एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट बता दिया कि इन लाइंस के अंदर वो किसके साथ बात कर रहा है, ये वो कॉन्टेक्स्ट है। उसके बाद आप इसका जनरल कॉन्टेक्स्ट आप बताएंगे। एक आपने किताब का रेफरेंस दे दिया कि कहाँ से निकला, उसके बाद आप बताएंगे कि पैराडाइज लॉस्ट जो है वो फॉल ऑफ मैन के ऊपर लिखी गई है, बिब्लिकल थीम है इसका, और इसके अंदर उसने खुदा और शैतान के दरमियान जो मामला हुआ है उसके बारे में पैराडाइज लॉस्ट के अंदर उसने बात की है। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, यानी एज अ होल आप उसका मीनिंग निकालेंगे, रिलेट करेंगे। जब आप कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, जैसे मैंने बात की, आपने ढूंढा, अब जब आपने ढूंढ लिया कि ये पोएम कौन सी या ये ड्रामा है कौन सा है, उसके बाद उसके अंदर जो एज अ होल जो उसका थीम है वो आप निकालेंगे और एज अ होल के साथ उसका जो उस टेक्स्ट का जो मीनिंग है वो आप रिलेट करेंगे और उसके बाद आप उस मीनिंग के ऊपर आप कमेंट करेंगे, तबसरा करेंगे आप, यानी कि आप जो फिगरेटिव डिवाइसेस उसने यूज़ की जिनके ज़रिए आपको उसके अंदर डीपर मीनिंग आपको मिल रहे हैं उस कोटेशन के अंदर, वो आप बयान करेंगे। ये होता है तरीका रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट को अटेम्प्ट करने का। अब रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में करना क्या, रेफरेंस है तो क्या लिखना है। इस स्लाइड में ये चीज़ बड़ी वाज़े आपको नज़र आएगी। सबसे पहले रेफरेंस कि कहाँ से उठाया गया, यानी कि क्या उसकी जानरा क्या है, पोइट्री है कि ड्रामा है। पैराडाइज लॉस्ट है जी, आथर कौन है जी, अजी आथर जो है वो जॉन मिल्टन है जी। किस तरह की है, ये ट्रेजिडी है, अगर ड्रामा है तो ट्रेजिडी है या कॉमेडी है या ट्रेजिक कॉमेडी है, क्या है। जो जानरा जब आप उसको पढ़ रहे थे, जब आपने नोट्स पढ़े, जब आपने क्लासेस अटेंड की, वहाँ पे चीज़ें डिस्कस की गई, बाकायदा हमने हर लिटरेरी वर्क की जानरा के बारे में बात की, ये क्या है। सो आप जानरा के हिसाब से बात करेंगे कि ये क्या चीज़ है, किस तरह का ये वर्क है। पहली कैटेगरी पोइट्री है या ड्रामा है, फिर सब कैटेगरी कि ये एपिक है, लिरिक है, एलिजी है, सोनेट है, ड्रामा है तो ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, ट्रेजिक कॉमेडी है, एपिक ट्रेजेडी है, क्या चीज़ है वो आप वहाँ पे बताएंगे। इस तरह जाके आपका रेफरेंस मुकम्मल होता है। उसके बाद आप लोकेशन बताएंगे कि ये कहाँ से है, उसकी बिगनिंग में बात की गई है, ये उसने बातें उस पैराडाइज लॉस्ट के शुरू में की हैं, उसने उसके मिडिल में की हैं, या ये लास्ट स्टेंजा है, या ये कौन से एक्ट में है। लोकेशन जितनी करीबी, यानी कि जितना एक्यूरेट आपको पता है उसके हिसाब से आप बताएंगे, वरना आप बता सकते हैं ये बिगनिंग में कहा गया या मिडिल में कहा गया या लास्ट में कहा गया। ये है रेफरेंस। रेफरेंस को इस तरह बनाया जाता है। ठीक है, ये जो अक्सर आप लोग पूछते हैं ना, वो जी आपके पास रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के क्वेश्चंस बने पड़े होंगे, आंसर्स भाई हम कहाँ से लाएं। जब आपको एक जनरल एक बात बता दी कि आप खुद बना सकते हैं, फॉर्मेट आपके सामने है, आपको अपने पाँव पे खड़ा करना है। कल को आप लोगों को, बच्चों को पढ़ाएं और हमें दुआओं में याद रखें, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है, बजाय इसके कि आपको सारी ज़िंदगी इसी काम पे लगाए रखें कि आप हर दफ़ा फेल हो, हर दफ़ा मेरे पास है। अल्लाह ना करे, मैं नहीं चाहता हूँ, बल्कि मैं ही चाहता हूँ कि आप इसी दफ़ा पास हों और जाके लोगों को भी बताएं कि हमने वहाँ पे कुछ सीखा था। ये जो स्लाइड है, ये जो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट की स्लाइड है, इसके हिसाब से जो कॉन्टेक्स्ट है या ये चीज़ें हैं, मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि आप इनके हिसाब से हर एक राइटर के लिए आप अपना सब कुछ बना के रखें, तैयार करके प्री हैंड अपने पास रखें, ताकि आपको जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़े तो पहला हिस्सा या कुछ हिस्सा आपके पास तैयार मौजूद हो, एक फॉर्मेट आपके पास तैयार मौजूद हो, सिर्फ आपको वहाँ पे लिखना हो और कुछ बातें आपको एक्सेट्रा उसके अंदर ऐड करनी हो। रेफरेंस के बाद दूसरी चीज़ आती है कॉन्टेक्स्ट।
सिचुएशन या कॉन्टेक्स्ट, जनरल वर्क, दो तरह के मैंने बात की कि कॉन्टेक्स्ट आपने दो तरह के बताने हैं। एक उस वर्क का जो जनरल जो कॉन्टेक्स्ट है वो आप बताएंगे, यानी कि पैराडाइज लॉस्ट का जनरल कॉन्टेक्स्ट आप बताएंगे, डॉक्टर फास्टर्स का जनरल कॉन्टेक्स्ट बताएंगे, और उसके बाद आप जो टेक्स्ट है उसका कॉन्टेक्स्ट बताएंगे। यानी जैसे आर्थर मिलर ने फॉर एग्जांपल द क्रूसिबल लिखा तो किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा वो कॉन्टेक्स्ट आप बताएंगे। उसके बाद आप अगर टेक्स्ट जो आपके कोर्स में आई होती है तो फिर आप उसका बताएंगे। अमेरिकन लिटरेचर में वैसे क्वेश्चन नहीं आता, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। सो दोनों तरह का कॉन्टेक्स्ट, ये वो चीज़ें हैं जो हम असल में पेपर में छोड़ के आते हैं और फिर जाके हमें मार पड़ती है। ये वो बुनियादी उसूल हैं जो हमें सिखाए नहीं जाते हैं। सिखाने वाला सिर्फ आपको कहता है चीज़ें याद कर लो, जाके इम्तिहान दे दो, बस दैट्स इट। और आपकी कोशिश भी होती है कि याद करें और रटा लगाएं और मैदान में उतर जाएं। ऐसा नहीं होता, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे अगली चीज़ पे, वो है कि जब आपने देखा, पहले आपने कॉन्टेक्स्ट लगाया, फिर आपने कोटेशन का कॉन्टेक्स्ट, और उसके बाद आपने एज अ होल मीनिंग रिलेट करना है। कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपने मीनिंग, ओवरऑल मीनिंग आपने उसका देना है कि इसका मतलब क्या है सारी की सारी का। यानी कि वन लाइनर, बेसिकली आपने उस किताब की वन लाइनर थीम आपने देना होता है। उसके बाद आता है एक्सप्लेनेशन। ये आप जो टेक्स्ट आपको मिली, आप उसका मीनिंग देखेंगे, इसका मतलब क्या है। यानी जब आपको कॉन्टेक्स्ट का मतलब पता चल गया, कॉन्टेक्स्ट का पता चल गया, आपको जनरल कॉन्टेक्स्ट और स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट दोनों का पता चल गया, तो आप उसका मीनिंग अच्छी तरह निकाल सकते हैं कि ये किस सिचुएशन में बात की गई। आप फिर मीनिंग ड्रॉ करेंगे। व्हाट दाउ द फील्ड बी लॉस्ट, ऑल इज नॉट लॉस्ट बट द अनकंकरेबल विल एंड द स्टडी ऑफ रिवेंज, इमॉर्टल हेट। ये क्या सिचुएशन, आप मीनिंग रिलेट करेंगे कि बेसिकली इसके अंदर वो अपने दोस्तों को, अपने साथियों को मोटिवेट कर रहा है, उनकी हिम्मत बंधा रहा है, उनको तैयार कर रहा है, खुदा के साथ मुकाबले के लिए तैयार कर रहा है। What though the field be lost, all is not lost but the unconquerable will। तो ये वही सिचुएशन है, वो मीनिंग है जो आपने एज अ होल पहले देख लिया कि इसके अंदर पैराडाइज लॉस्ट के अंदर है क्या मीनिंग है। तो यहाँ आप दिखाएंगे कि जब उसको निकाला गया, जन्नत से निकाला गया, तो उसके बाद जब वो होश में आया तो उस वक्त ये सिचुएशन है। इसके बाद आगे हैं क्रिटिकल कमेंट्स, जो फिगरेटिव डिवाइसेस उसने दिए उसके अंदर मौजूद हैं, जो लिटरेरी डिवाइसेस राइटर ने यूज़ किए हुए हैं, जो कोई डीपर मीनिंग आपको उस टेक्स्ट का दे रहे हैं, आप उनके ऊपर कमेंट करेंगे, तबसरा करें। फॉर एग्जांपल आयरनी यूज़ की गई है, सिमिली या मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है, तो वो आप वहाँ पे बताएंगे। ये तरीक़ाकार आपने अडॉप्ट करना है जनाब। जो आपके सामने स्लाइड पे जो बातें मौजूद हैं, इसी तरह आपने फॉलो करते हुए आगे चलना है। अब हम सैंपल को देखते हैं। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का एक सैंपल आपके सामने मौजूद है, इसको देखिए ज़रा। इसके अंदर हमने क्या बातें की हुई हैं, किस तरह के हमने इसके अंदर जो है वो जुगाड़ किए हुए हैं। अब यहाँ देखिए कि मैंने 4 लाइनें द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स में से उठाई। अब उसके अंदर मैंने साथ साथ आपको बता दिया कि ये लाइंस जो है बेसिकली कॉन्टेक्चुअल एक्सप्लेनेशन के लिए जो मुझे मिली हैं, ये प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स के अंदर टेल्स में से आई। मैंने राइटर का बता दिया, मैंने किताब का नाम भी बता दिया, और साथ में मैंने थोड़ा सा और भी बता दिया, फादर ऑफ पोइट्री। उसके बाद ये भी बताया कि ये उस किताब की बिगनिंग पे हैं और ये उस लॉन्ग नैरेटिव की ओपनिंग को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। मुकम्मल मैंने इसके अंदर तारफ़ दे दिया। इंग्लिश पोइट्रीज के हिसाब से मैंने जब बात की तो अल्टीमेटली एग्जामिनर को पता है ये पोइट की बात की जा रही है। द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स कंपोज्ड बाय अ मेडिवल पोइट। अब चूँकि इसकी जानरा एज सच डायरेक्ट कोई भी नहीं डिस्कस की गई, लेकिन यहीं पे फॉर एग्जांपल पैराडाइज लॉस्ट का होगा तो आप कहेंगे कंपोज बाय दीज लाइन्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वेल रिनाउंड एपिक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पैराडाइज लॉस्ट। फिर आप साथ लिखेंगे वो एपिक है, जानरा के बारे में बताएंगे।
पैराडाइज लॉस्ट, द रेप ऑफ द लॉक है, तो आप बताएंगे मार्क एपिक। ठीक है, तो जानरा का अगर आपको जानरा डिफाइंड है आपके पास, आपको पता है, तो आप वहां पे उसको लिखेंगे। अभी रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के अंदर पहले मैंने रेफरेंस बताया, अब मैं देखता हूं कॉन्टेक्स्ट कि प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स के अंदर क्या कॉन्टेक्स्ट है। आप इसको देखिए कि इट is an all times famous creation of Chaucer about the group of pilgrims। मैंने पहली बार किसके बारे में, पिलग्रिम्स के बारे में है, ये कॉन्टेक्स्ट बता दिया मैंने। टेबार्ड इनकी बातें की जा रही हैं, उसके बाद इंग्लैंड जाते हैं, सेंट बैकेट के मज़ार पे जाते हैं। यहाँ पहले मैंने जनरल कॉन्टेक्स्ट दिया, स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट दिया, और उसके बाद आप देखिए जो आखिरी 2 सेंटेंसेस है वहाँ मैंने स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट भी दे दिया कि the whole prologue is the true reflection of the political, social and religious conditions of the 14th century England. It holds the theme of the effects of spring on the vegetable and animal world and on people। देखिए यहाँ उसी चीज़ को, वो जो हमने पहले पिछली स्लाइड में बात की थी, जिस मौजू पे मैंने आपके साथ डिस्कशन की थी, मैंने आपको बताया, उसी हिसाब से यहाँ पे मैंने आइडिया भी एलेबोरेट किया हुआ है कि मैंने जनरल कॉन्टेक्स्ट भी बताया, मैंने स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट भी मैंने आपको बताया, और जब मैंने एक्सप्लेन किया उसके साथ साथ मैंने उस पूरे वर्क का कंप्लीट एज अ होल मैंने मीनिंग भी रिलेट कर दिए यहाँ पे। तो इसके अंदर आपको तीनों, इसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, एक नहीं सारी चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं। तो आगे चलें, एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ हम उसी टेक्स्ट को अब हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि पोइट क्या करता है। आप रीकाउंट कर रहा है जी पोइट, तो हम उसकी जो रीकाउंटिंग है उसको देखते हैं। अब आपने उसी अंदाज से बयान करना है ना कि क्या हो रहा है। अपना ही शेयर्स हिज astute observation of his surroundings, especially the change in weather conditions in England. He picturizes the freshness and vitality that the springs has brought into the atmosphere. According to him, sweet showers of rain are the harbingers of the spring season. These showers break out spring in April and wash away the drought of March. As it is said that April showers bring May flowers, it is because of these showers that the new flowers are engendered and every outlet is bathed in liquid। अब यहाँ मैंने उस टेक्स्ट को, गिवन टेक्स्ट को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। यही तरीक़ेकार आपने भी अडॉप्ट करना है, इसी तरीके को फॉलो करना है। यहाँ तक मैंने जितनी बातें आपसे की, मुझे बताते जाएं साथ साथ कि आपको समझ आई है कि नहीं आई। अच्छा, इसके बाद आते हैं क्रिटिकल कमेंट्स की जानिब। अब यहाँ पे हमने बात की जी, कमेंट्स देख रहे हैं कि लॉन्ग नैरेटिव है जी, बेसिकली ट्रेडिशन उसने ग्रीक रोमन से जो सेट किया एपिक राइटर से, उसी तरह उसको उसने फॉलो करने की कोशिश की। स्प्रिंग को वो एड्रेस करता है। यहाँ मैंने कमेंट्री दे दी है स्लाइड के अंदर कि Chaucer begins his long narrative following the traditions set by Greek and Roman epic writers like Virgil, Dante and Homer. Similarly, he addresses the spring, which according to him is a muse that has inspired him deeply and urged him to design this masterpiece. It is the same season that intrigues the people to go on pilgrimage to distant lands. Though Chaucer has adopted an epic style for his poem, yet he seems to be much influenced by Giovanni Boccaccio's Decameron, whose style he has copied, but he infuses in it the variety of characters of the time in which he himself lived, thus creating such a masterpiece of work that depicts 14th century England. So these are the critical comments। ठीक है, तो जो मुझे पता चला मैंने उसके हिसाब से एक बात घुमा फिरा के इसके अंदर
میں نے بیان کر دی. تھوڑا سا ٹیکسٹ کے بارے میں بات کی, پھر جنرل کریٹیکل کامنٹس میں نے اس کے اندر لکھ دیے. یہ ہے پوئم کا ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ. اچھا, اب ہم چلیں آگے, ڈرامہ کی جانب بڑھتے ہیں. اب یہ جو سلائیڈ ہے 12 نمبر سلائیڈ, یہاں پہ میں نے ایڈیپس ریکس میں سے 4-5 لائنیں میں نے کوٹ کی ہیں. تو یہاں پہ بھی وہی طریقہ کار اڈاپٹ کیا گیا ہے کہ یہ لائنز جو ہیں یہ ایڈیپس ریکس سے اٹھائی گئیں جو سوفوکلیز نے لکھا, اور سکسیسفل ایتھینین رائٹر ہے. ٹریجڈیز کا ڈائریکٹلی جانرا ایکسپلین ہو گئی. آپ اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں, ایکسٹریکٹڈ فرام گریک ٹریجڈی ایڈیپس ریکس ریٹن بائی سوفوکلیز who was a famous and successful Athenian writer of tragedies in his own lifetime. So یہ لائنز جو ہے یہ بیسیکلی مڈل ڈرامے کے مڈل میں موجود ہیں, اور یہ اس کے کلائمیکس کو فرنش کرتے ہیں. سو جنرل کانٹیکسٹ بھی ساتھ دے دیا, سوری ریفرنس دیا ہے, کانٹیکسٹ نہیں دیا, کانٹیکسٹ آگے آئے گا. اب یہاں کانٹیکسٹ دیکھیے, سلائیڈ نمبر 13 کے اندر میں نے اسی ڈرامے کے حساب سے کانٹیکسٹ بھی بنایا. بالکل کریٹیکل کامنٹس لکھنے ضروری ہوتے ہیں. ایک جنرل اوپینین آپ نے ضرور ڈرا کرنا ہوتا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو ساری باتوں کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی. آپ اس کے اندر اس کی رائم سکیم بھی لکھ سکتے ہیں, جیسے میں نے بات کی. اس کے اندر کریٹیکل کامنٹس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے اندر جو لٹریری ڈیوائسز رائٹر نے یوز کیے گئے ہیں ان کے بارے میں آپ بات کریں گے. یہاں پہ چونکہ نہیں تھا ڈرامے کے اندر تو ہم نے نہیں بات کی, لیکن سوری اس کے اندر پرولونگ ٹو کینٹربری ٹیلز کے اندر نہیں تھا, لیکن اس کے اندر ہوگا ایڈیپس ریکس کے اندر. اب یہاں کانٹیکسٹ دیکھیں. ان دس پلے وی came across King Oedipus who is trying to solve the riddle of King Leos's murder, because it is the murderer who is the cause of calamity. Being a loving and responsible king, he wants to save his subject, and for this purpose he consults Tiresias who could help. اب یہ انٹائر یہ کمپلیٹلی وہ ہے, یہ کمپلیٹ اس کا کانٹیکسٹ دے دیا ہے, اور وہیں ساتھ ساتھ اوور آل کانٹیکسٹ پوری کتاب کا بھی. ایز این انسینٹیو دا کنگ پرومسز لینینسی, ایگزائل ناٹ ڈیتھ. سو وین نو ون اسٹیپس فارورڈ Oedipus curses the murderer and anyone shelters him including himself. یہاں پہ میں نے ایک ہی کانٹیکسٹ آپ کو بتایا, دوسرا کانٹیکسٹ میں نے نہیں بتایا, جان بوجھ کے نہیں بتایا, ٹھیک ہے. لیکن یہاں میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ جنرل کانٹیکسٹ یہ اسپیسیفک کانٹیکسٹ دے دیا اس کے اندر اسی جگہ پہ, لیکن اس کا جنرل کانٹیکسٹ کیا ہوگا وہ میں وربلی آپ کو بتاتا ہوں, کیونکہ میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ میں نے آپ لوگوں سے کام کروانا بھی ہے. جب آپ آگے ریفرنس کانٹیکسٹ لکھیں گے تو آپ کو بھی علم ہو. جنرل کانٹیکسٹ یہ ہے کہ سوفوکلیز نے یہ ڈرامہ کیوں لکھا, وہ جنرل کانٹیکسٹ ہے. تو آپ بتائیں گے کہ دیوتاؤں کی جو آپس میں دیوتاؤں کی سپریمیسی کی بات تھی اس زمانے میں, لوگوں نے چیلنج کرنا شروع کر دیا تھا دیوتاؤں کو. تو اس کے اندر اس نے دکھایا کہ اس ڈرامے کے اندر اس نے دکھایا کہ انسان جو ہے وہ کتنا تقدیر کے آگے بے بس ہے, دیوتاؤں کی ول کے آگے کتنا بے بس ہے, وہ اس نے دکھانے کی کوشش کی ہے. اس طرح اس کا جنرل اور اسپیسیفک دونوں کانٹیکسٹ مکمل ہوتے ہیں. جان بوجھ کے نہیں لکھا, میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے لیے چھوڑا کہ آپ کو ایک آئیڈیا مل جائے, کیونکہ نوٹس میں نے آلریڈی یہ چیز مینشن کی ہوئی ہے. اب اس کے بعد آتا ہے اس کی ایکسپلینیشن آتی ہے.
انہی لائنس کو ایکسپلین کیا گیا یہاں پہ کہ کیا کیا ان 4 لائنس، یہ 4 لائنس جو کیا مطلب دیتی ہیں، کیا سمجھ آتی ہے. ایکسپلین کرنے کا مطلب یہ کہ آپ کو اس میں سے کیا سمجھ آیا. تو ابھی آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں، میں اس کو لاؤڈ ریڈ نہیں کروں گا، میں آپ 1-2 منٹ کا پاز لیتا ہوں تاکہ آپ خود اس کو ریڈ کر سکیں. ایکسپلینیشن کے بعد ہیں کریٹیکل کامنٹس. یہاں پہ اس آئرنی کی بات کی گئی، یہ الفاظ جو ہے آئرونک ہیں. ایڈیپس جو ہے اس کو وہ کر رہا ہے، بلیم کر رہا ہے ٹریسیاس کو، جبکہ وہ خود اس کا وہ ہے. پھر وہ قرض کی بات کر رہا ہے، کرائم کی، وہ کسی اور کے اوپر الزام لگا رہا ہے جبکہ وہ خود اس کا گنہگار ہے. تو یہ اس کے اندر جو ڈیزائر تھی ٹو فائنڈ دا ٹروتھ، اے کوالٹی دیٹ اگین وڈ ہیو بین ایڈمائرڈ بائی ہز آڈینس دیٹ لیڈس ٹو ہز ڈسٹرکشن. سو یہاں پہ میں نے لاسٹ پہ جو کانٹیکسٹ تھا وہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے. اور اس لیے لکھا یہ آخری 2 لائنز جو ہے بیسیکلی یہ آپ کانٹیکسٹ جو اس کتاب کا کانٹیکسٹ ہے، ایڈیپس ریکس کا کانٹیکسٹ ہے، یہ وہ ہے کہ ان دس پلے سوفوکلیز ریویلز گریک ویلیوز آف دا پیریڈ ڈیورنگ وچ ہی روٹ دا پلے. اٹ از ایڈیپس's desire to find out the truth, a reality that again would have been admired by Sophocles' audience, that leads to his destruction. کہ اس نے گریک کی جو ویلیوز ہیں ان کو بیسیکلی اس نے ریویل کیا کہ ان کے اندر یہ خواہش موجود ہے کہ وہ سچ کو سامنے لے کے آئیں. یہ ہیں کریٹیکل کامنٹس. اب اس کے بعد اس کے ساتھ ہی ہماری یہ پریزنٹیشن کمپلیٹ ہوئی. تو آپ کے لیے کوسچنس کے لیے سیشن ابھی اوپن ہے. کوئی ایسی بات جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. ہاں جی، کیسا رہا سیشن؟ آپ نے کیا ایکسپیرینس کیا؟ خاص طور پہ زینب فاطمہ آپ سے پوچھیں گے. آپ کے چونکہ پرابلمز کو زیادہ ہم نے دیکھنا ہے، آپ ذرا تھوڑا سا بتائیے کہ آج کے سیشن کا کیا ایکسپیرینس رہا آپ کا. فرسٹ ٹائم آپ لائیو ہوئے، اویلیبل ہوئے، کیا سیکھا آپ نے؟ کیا ایسے ہی معاملات نہیں ہیں؟ ایسی غلطیاں ہم نہیں کرتے؟
अच्छा, जो लोग लाइव वीडियो ब्रॉडकास्ट के बाद आते हैं, इस लेक्चर को अटेंड करते हैं, सुनते हैं इनसे सारे वीडियोस को, तो वो ज़रूर उनसे मेरी गुजारिश है कमेंट करके बता दिया करें कि आपने क्या सीखा, आपको इसका क्या फ़ायदा हुआ। तो क्योंकि जब आप इधर आपने ये ज्वाइन किया है तो बाकी लोगों के साथ भी बात करें, उनको भी बताया करें कि यहाँ आने का आपको फ़ायदा हुआ है और आपने इसका क्या बेनिफिट उठाया है और कैसे कैसे आप कहाँ तक जो है यहाँ तक पहुँच चुके हैं, क्या क्या चीज़ें आप सीख चुके हैं। देख लें, ये चीज़ें मैंने ज़ैनब फातिमा आपसे पहले भी की थी। मैंने कहा था आप पहले मेरी बात सुन लें, आप पहले मसलों को हल करें। यहाँ ये बात एक भाई ने अभी मेरे साथ की थोड़ी देर पहले, उन्होंने मेरे वो वीडियो लेक्चर्स अटेंड किए, उन्हीं के हिसाब से आपको एक बात बता दूँ कि वो भी आप ही की तरह के एक बड़े शदीद किस्म के मुतासरीन में से हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के, सरगोदा है या पंजाब है, जो भी है। तो बात ये होती है कि हम मिस्टेक्स को नहीं देखते, हम उनके ऊपर नज़र नहीं दौड़ाते, बल्कि हम डायरेक्टली हम चीज़ें याद करने पे फोकस करना शुरू कर देते हैं, इधर ही दौड़ते हैं, इसी माज पे खेलते रहते हैं। ये असल माज है जिसको आपने ठीक करना है, ये वो असल चीज़ है जिसको आपने हैंडल करना था, जिसके साथ आपने ये मसले मसाइल हल करने थे। और जब आप इसको नहीं हल कर पाते तो रिज़ल्ट यही निकलता है कि आप रॉन्ग डायरेक्शन पे आप पहुंच जाते हैं, आप उस तरह चीज़ों को ट्रीट नहीं करते, आंसर उस तरह आप नहीं दे पाते जिस तरह उसने पूछा। अब जैसे कॉन्टेक्स्ट की बात की, जनरल कॉन्टेक्स्ट भी देना है, स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट भी देना है, कमेंट्स हैं तो फिर क्रिटिकल कमेंट्स भी देने हैं, मींस कोई लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ किए गए तो आप वो तबसरा करेंगे, उनका वो किस तरह वो एम्बेडेड मीनिंग्स दे रहे हैं आप उसके बारे में बताएंगे, आप टेक्स्ट को एक्सप्लेन करेंगे, आप जब रेफरेंस देंगे तो आप बताएंगे रेफरेंस पूरे का पूरा, उसकी जानरा बताएंगे, राइटर का नाम बताएंगे, किताब का नाम बताएंगे, क्या है वो, पोइट्री है, ड्रामा है, पोइट्री में है तो लिरिक है, क्या चीज़ है। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कि हम जो रेफरेंस को कॉन्टेक्ट करते हैं तो हम थोड़ी सी दे के आते हैं, लिमिटेड दे के आते हैं, और लिमिटेड इन्फॉर्मेशन देने की वजह से ही हमारा जो रिज़ल्ट भी है वो बड़ा लिमिटेड सा आता है। वरना तो कोई बात ही नहीं है कि वो आपको मार्क्स ना दे, ग्रेड ना करें। अच्छे ग्रेड्स लेने के लिए हमें अपनी गलतियां ठीक करनी है, गलतियां ठीक कर लेंगे, जब आपने पढ़ लिया अच्छी तरह गलतियां ठीक कर लेंगे, सिर्फ फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं जो आपकी नाव डबो सकती हैं, वरना कोई भी चीज़ आपकी नाव नहीं डबो सकती, कोई भी चीज़, यानी कि आपकी कश्ती नहीं डूब सकती जब तक कि आप इन चीज़ों को सामने रख के, ये जो बेसिक टूल्स हैं इनको सामने रख के आप इन एग्ज़ाम को डील करते रहेंगे। जब एग्ज़ाम को आप डील ही नॉन टेक्निकल अंदाज से करेंगे तो ऐसा ही होगा। स्मार्ट वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट कर रहा हूँ ये बातें। टाइम मैनेजमेंट, क्लेवर वर्क करना है, चालाकी से काम करना है, चालाकी का मुजाहरा करना है। मसला ये था कि आप चालाकी का मुजाहरा नहीं करते थे, बल्कि आप चीज़ें याद करते थे या तैयार करते थे और मैदान में उतर जाते थे। ये वो चीज़ें हैं जिनकी हम गलतियां करते हैं। अभी तो आपने रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट देखा है, अब जब आप सवालों की जानिब बढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत कुछ पता चलेगा। कल जो हमारी प्रेजेंटेशन होगी वो इसी के ऊपर होगी, जो हम सवाल का इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बनाएंगे। कायनात अकील ने एक टॉपिक सेलेक्ट किया है, उसी टॉपिक को सामने रखना है कायनात, वो बेशक ग्रुप में आप सबके साथ शेयर कर दें। क्या टॉपिक आपने उठाया, आपने लिस्टिंग की, उसकी आउटलाइनिंग कर दी, आपने लिस्टिंग कर दी। अब हम उसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बनाएंगे, मैं आपको दूंगा, आप इधर ग्रुप में लगा दें। वही इन सब को वो टॉपिक देना है कि सब लोग इस टॉपिक को तैयार करें और इसी टॉपिक को लेके हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। सो आपके दिए हुए टॉपिक को, सिंगल टॉपिक को हम हैंडल करेंगे और देखते जाएंगे आगे कि कैसे कैसे चीज़ें बन रही हैं। और आखिर में जब आप एक सवाल बना लेंगे, एक आंसर जब आप कंप्लीट कर लेंगे ना, उसके बाद आप उस आंसर को देखना और अपने पहले वाले आंसर को देखना। बल्कि मैं ये कहूँगा, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप उस सवाल का जवाब अटेम्प्ट करके देखें, ठीक है, खुद से अटेम्प्ट करके एक दफ़ा देख लें। ज़ैनब, फातिमा, माही और बाकी लोग, मेरी सबसे ये गुजारिश, जो भी सुन रहा है, कि एक सवाल आप उठाएं जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करता था, कोई एक सवाल उठाएं
اس کو ابھی کل تک آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے. کائنات واٹس ایپ گروپ میں بھی یہ میسیج لکھ کے لگا دیں کہ ہر بندہ ایک کوسچن پنجاب یونیورسٹی کا یا اپنے پاس پیپرز میں سے اپنی مرضی کا ایک کوسچن 45 منٹس میں اٹیمپٹ کر کے اپنے پاس رکھے گا. ٹھیک ہے, اور پھر میں بتاؤں گا آپ کو گوگل کلاس روم میں آپ نے کہاں پہ شیئر کرنا ہے, میں آپ کو ایکسیس دوں گا آپ لوگوں کو, آپ شیئر کریں گے. وہ سوال اٹیمپٹ کریں اور اس کے بعد پھر ہم اس طریقے سے جس طرح میں آپ کو سکھاؤں گا ہم اس طرح کریں گے. دونوں سوالوں کے جواب آپ نے لے کے جانے اپنے کسی کلاس فیلوز کے پاس, اپنے کسی دوست کے پاس, اپنے کسی استاد کے پاس لے کے جانے. اس کو آپ نے دونوں دکھانے ہیں اور اس سے گریڈ کروانا ہے کہ مجھے بتائیں ان دونوں میں سے سوال ٹھیک کون سا اور غلط کون سا ہے. میں آپ کو کوسچن اٹیمپٹ نہیں کراؤں گا, میں آپ کو کوسچن اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ سکھاؤں گا. آپ کا جو اسلوب تحریر ہے وہ ٹھیک کروں گا. آپ اپنی چوائس کا سلیقہ آپ سوال اٹھائیں, اٹیمپٹ کریں, وہ ہوگا بیفور دا ورک شاپ. ٹھیک ہے, دیٹ ول بی دا آنسر بیفور دا ورک شاپ. اور بہتر یہ ہے, میری یہ سجیشن ہوگی کہ کائنات کا جو دیا ہوا جو کوسچن ہے وہ بے شک کائنات گروپ میں پوسٹ کر کے لگا دیں, وہی کوسچن سارے لوگ کریں. پارٹ 1 کا ہے یا 2 کا ہے, وہی کوسچن اٹیمپٹ کریں. تو اس کے بعد میں آپ کو سکھاؤں گا, آپ یہ چیزیں فالو کرتے ہوئے جائیں گے. اینڈ پہ یہ دونوں چیزیں ہم میچ کر کے دیکھ لیں گے. آپ خود بھی اندازہ لگا لیں گے, آپس میں ایک دوسرے کو دے کے دیکھ لینا, آپ کو نظر آ جائے گا کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں, کون سی آپ نے غلطی کی پہلے, کہاں آپ پہلے تھے اور اب کہاں پہ کھڑے ہیں. یہ جو 2 ویک آپ نے میرے ساتھ لگائے اس میں آپ نے کیا سیکھا. تو یہاں پہ ہماری باتیں کمپلیٹ ہوتی ہیں. میں نے کافی لمبی چوڑی بات کر دی. تو آپ نے آخری بات کی, ویڈیو لیکچرز اویلیبل آن یوٹیوب. یوٹیوب پہ سارے لیکچر نہیں ہوتے, وہاں صرف ڈیمو لیکچرز ہوتے ہیں. میں اپنے لیکچرز یوٹیوب پہ نہیں چھوڑتا ہوتا. وہ کچھ لیکچرز ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس اکثر اس طرح کہتے ہیں کہ سر آپ ہمیں بتائیں آپ کس طرح پڑھاتے ہیں, کیا طریقہ کار ہوتا ہے. ویڈیو براڈ کاسٹ صرف ورک شاپ کے لیے یا فنیٹکس اینڈ فنالوجی کلاسز کے لیے ہوتی ہے, ورنہ ساری کی ساری آڈیو براڈ کاسٹ ہوتی ہے. اور ابھی تو وہ آڈیو بھی اس کو بھی میں نے شفٹ کر دیا گوگل کلاس روم پہ. تو وہاں ہی پہ لیکچر ہوتے ہیں, وہاں کلاس روم میں ڈے وائز ہم لیکچر شیئر کیا کریں گے. ٹاپک کتاب میٹیریل شیئر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو لیکچر جو ریکارڈڈ فارم میں اس ٹاپک ٹو ٹاپک شیئر کیا جاتا ہے. اور اس کو آپ کسی بھی ٹائم پہ جب آپ چاہیں آپ سن سکتے ہیں, آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یہ نہیں ہے کہ گم ہو گیا, آگے پیچھے ہو گیا, آپ کو ٹاپک لکھا ہوا ملے گا, ڈھونڈنے میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. سکون سے بیٹھ کے آپ اس کو سن سکتے ہیں. وہ لنگوسٹکس کی جو کلاس ہے وہ میں نے اسی طرح شروع کی ہوئی ہے. آپ کو تھوڑا سا اس کی جھلک دکھا دیتے ہیں. اب اسکرین شیئرنگ ہے, آپ نے بات کر ہی لی ہے, تو میں آپ کو نا یونیورسٹی والا جو سیٹ اپ ہے ہمارا انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کا, اس کے حساب سے آپ کو دکھا دیتا ہوں. تو آپ دیکھ لیں گے کہ ہم وہاں پہ کیا کرتے ہیں. سو یو ول گیٹ اے ویری کلیئر آئیڈیا کہ گوگل کلاس روم کس حد تک سپورٹ کرتا ہے, ہمیں کیا کیا ہیلپ فراہم کرتا ہے. وہی طریقہ کار ہم اس کلاس روم کے اندر بھی ہم کریں گے, اسی چیز کو ہم یہاں پہ بھی فالو کریں گے. ٹھیک ہے, تو لاسٹ پہ میں آپ کو یہ نکلتے وہ دکھا دوں گا, آپ کو بھی تھوڑا سا آئیڈیا مل جائے گا کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہم نے رکھیں یا ہم نے اس کے اندر کیا کیا. ٹھیک ہے, یونیورسٹی کی 2 کلاسز مجھے ملی ہیں, آپ کو وہ دکھا دوں گا. اس کے اندر ہم یہ سارے کا سارا کام اسی میں ہم کرتے ہیں. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اصل میں کیا میکانزم ہے, اور بڑا اچھا سسٹمیٹک میکانزم ہے. یہ تو ویڈیو براڈ کاسٹ ادھر اس لیے کی کہ تاکہ آپ لوگ اپنے ٹائم پہ بھی سن سکیں. تو ریکارڈڈ فارم میں بھی شیئر کیا جا سکتا تھا, لیکن دیٹ واز ناٹ پاسبل. تو یہ زیادہ بہتر لگا, اس لیے ہم نے گروپ میں ایڈ کر دیا. کوئی کوسچن, کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میں ابھی اس کو سکرین شیئرنگ جو ہے وہ اس کی ختم کر کے دوسری سکرین کی جانب لے کے جاؤں گا.